Today I will proceed the chapter. The topic is the abolition of slavery. One of one of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. जो सबसे most रेवोल्यूशनल सोशल रिफॉर्म में जैकोबिन रेजिम के समय था वो था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यू नो मीन्स व्हाट इज द एबॉलिशन मतलब एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज स्लेवरी को हटाना इन फ्रेंच कॉलोनीज द कॉलोनीज इन द कैरिबियन वेयर द मैरिटुंगे गुडाल्पो and the San Domingo. They were the important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. जो कॉलोनीज थी कैरिबियन में कैरिबियन नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पे कैरिबियन को बोलते हैं इट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन नॉर्थ अमेरिका वेयर मैरिटुंगन था गुडाल्पो था और सैन डिमिंगो था और ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे उन कमोडिटीज के जैसे टोबैको इंडिगो शुगर और कॉफी बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड meant a shortage of labor on the plantation. मगर जो यूरोपियंस थे वो वहाँ पे दूर जाके वर्क नहीं करना चाहते थे और ना ही वो अनफेमिलियर लैंड में जाना चाहते थे इससे क्या हुआ लेबर की शॉर्टेज होने लगी प्लांटेशन में सो दिस वाज मेंट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप अफ्रीका एंड दी अमेरिकन और इसलिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के बीच में बन गया द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी और ये जो स्लेव ट्रेड है ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ Here, the French merchants they sailed from the ports of the Bordeaux or Nantes to the African coast. और यहाँ पे जो फ्रेंच मर्चेंट थे वो पोर्ट से स्लेव्स को स्लेव्स को बॉर्डियस और नैंटीन से अफ्रीकन कोस्ट तक ले जाते थे वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ्टन्स और वो लोग वहाँ पे स्लेव्स को लोकल चीफ्टन से खरीद लेते थे लोकल चीफ्टन्स मतलब होता है जो लोकल जो सरदार होते हैं उन्हें लोकल चीफ्टन्स कहा जाता है ब्रांडेड एंड शेकल द स्लेव्स वेयर पैक टाइटली इनटू शिप्स और इन स्लेव्स को अच्छे से बांध के और ब्रांडेड करके उन स्लेव्स को अच्छे से पैक करके टाइटली शिप्स में रखते थे फॉर 3 months लॉन्ग वॉयज और इन लोगों को 3 months के लंबे वॉयज पे वॉयज मीन्स होता है यात्रा पे ले जाते थे अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन अटलांटिक से कैरिबियन तक इन लोगों को ले जाते थे देयर दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स और वहां पे उन्हें प्लांटेशन जो ओनर्स प्लांटेशन ओनर्स के मालिक होते थे उन्हें बेच दिया जाता था द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर कॉफी एंड इंडिगो और इस तरह से जो स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन जो एक्सप्लॉयटेशन था स्लेव लेबर का इसने पॉसिबल कर दिया टू मीट द ग्रोइंग डिमांड जो यूरोपियंस के जो डिमांड थे मार्केट में उसे इसने पॉसिबल कर दिया किसके लिए शुगर कॉफी और इंडिगो के लिए पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डियस एंड नैंटीज ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड और जो पोर्ट सिटीज थी जो बॉर्डियस और नैंटीज इसने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को गेन किया किससे किससे फ्लरिश होके स्लेव ट्रेड से तो जो स्लेव ट्रेड से जो ये पोर्ट सिटीज थी ये इसने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को गेन कर लिया इसका मतलब इस स्लेव ट्रेड से जो पोर्ट सिटीज थी फ्लरिश हो गई बहुत ही अमीर हो गई थ्रू आउट द 18th century
there was little criticism of slavery in France, और 18th सेंचुरी में बहुत ही कम क्रिटिसिज्म स्लेवरी के लिए फ्रांस में होने लगा. द नेशनल असेंबली held long debate about whether the rights of men should be extended to all French subjects. और नेशनल असेंबली में लॉन्ग डिबेट्स किया और वो ये कहना चाहते थे कि क्या मैन की जो राइट्स हैं उसे और दूसरे फ्रेंच सब्जेक्ट्स के साथ एक्सटेंड किया जाए, इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज. और इसमें कॉलोनीज भी इन्वॉल्व थी. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉस, मगर इसने कोई भी लॉस पास नहीं किया. फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, उन्हें डर था कि जो बिजनेसमैन से उन्हें ऑपोजिशन मिलेगा वो इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड, क्योंकि उन बिजनेसमैन से स्लेव ट्रेड की इनकम उस पर डिपेंड करती थी. इट was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves. और इसलिए फाइनली जो कन्वेंशन हेल्ड हुआ था 1794 में, उसने ये लेजिस्लेट ये डिक्लेयर किया कि जो सारे स्लेव्स हैं फ्रेंच कॉलोनीज में, फ्रेंच ओवरसीज में, उन्हें फ्री कर दिया जाए. एंड दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी द शॉर्ट टर्म मेजर. मगर ये जो डिसीजन लिया गया ये बहुत ही कम समय के लिए लिया गया. अबाउट 10 measures 10 years later, नेपोलियन री-इंट्रोड्यूस स्लेवरी. नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को री-इंट्रोड्यूस किया. प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम. जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्होंने उनकी फ्रीडम को समझ लिया था, एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. और उन्होंने ये उसमें जो अफ्रीकन निग्रोज थे उनको फ्री करने के लिए उन्होंने सोचा. रिलेटिंग टू देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्लेवरी was finally abolished in French colonies in 1848. और स्लेवरी फाइनली 1848 में हटा दी गई. Now we will come the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear? क्या पॉलिटिक्स जो लोग कपड़े पहन रहे हैं उसे चेंज कर सकता है? द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड. जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं या बुक वो पढ़ रहे हैं. द years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. और जो years 1789 में फ्रांस में आए उसमें कई लोग कई चेंजेस आदमियों, औरतों और बच्चों की लाइफ में देखे गए. द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट took it upon themselves the revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. और जो revolutionary government है उसने देखा और लॉज पास किए जिससे कि जो लोग हैं उनकी जो आइडियल्स है लिबर्टी की और इक्वालिटी की वो रोज प्रैक्टिस की जाए. वन इम्पॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल के बाद इफेक्ट में आई इन समर ऑफ 1789 वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप मतलब होता है इज द सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड पब्लिक कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस दैट सच मटेरियल्स कंसिडर ऑब्जेक्शनेबल. वो स्पीच कम्युनिकेशन जो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं जिसे नहीं दिखाया जा सकता है उसे गवर्नमेंट
ऑब्जेक्शन करती है, उसे कंट्रोल करती है, दैट इज कॉल्ड एज सेंसरशिप. इन द ओल्ड regime, all written material and culture activities, including books, newspaper, plays, could be published or performed only after they can had been approved by the census of the king. और ओल्ड रेजिम में जो भी रिटर्न मटेरियल और कल्चर एक्टिविटीज थे, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस, वो अगर उसे पब्लिश होना है या परफॉर्म्ड होना है तो सबसे पहले उसे राजा अप्रूव करेगा, पास करेगा. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट. और जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन प्रोक्लेम किया गया तो उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, वो नेचुरल राइट बन गया. न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस. और जो न्यूज़पेपर थे, पैम्फलेट्स थी, बुक्स थी और प्रिंटेड पिक्चर्स थी, वो फ्रांस के टाउन में पूरी तरह से फैल गई. एंड फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड. और इसके बाद वो पूरी कंट्री साइड में ट्रेवल किया उसने, मतलब पूरी तरह से वो वहाँ कंट्री साइड में भी स्प्रेड हो गई. दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. और उन सब ने ये डिस्क्राइब किया और डिस्कस किया जो भी इवेंट्स और चेंजेस फ्रांस में आए. Freedom of the press also meant that opposing views of the event could be expressed. और फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये भी मतलब था कि जो अपोजिंग व्यूज है इवेंट के, उसे भी एक्सप्रेस किया जा सके. ईच साइड sought to convince the other. और हर साइड दूसरे को कन्विंस करे of its position through the medium of print, plays, songs, and festive procession and attracted the large number of people. और वो किस तरह से कन्विंस करे कि वो किन मीडियम से अपने इस चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है? थ्रू द print, plays, songs, and to the festive procession, and it attracted large number of people. मतलब वो अपनी बात को इनके जरिए अपनी बात को दूसरे लोगों के सामने रख सकता है और उससे जो कई लोग हैं अट्रैक्ट हो सकते हैं. दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज. और इस तरह से ये एक ही तरीका था जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकते थे आइडियाज, जैसे कि लिबर्टी और जस्टिस, दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. और इस तरह से केवल पॉलिटिकल फिलोसफर ही वो इसको इस टेक्स्ट को उतने में लेंथ में लिख सकते थे और केवल इसे कुछ ही एजुकेटेड पीपल कुछ पढ़ सकते थे. Now, in the conclusion, in 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself the Emperor of France. जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का एम्परर बना. and he set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed the member of his families. उसने उसके जो नेबरिंग कंट्रीज थी उसे कॉन्कर किया और दूसरी डायनेस्टी कंट्रीज को हटाया और उसमें जो किंगडम्स क्रिएट किए और उसमें अपनी फैमिली के मेंबर्स को प्लेस किया. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. और नेपोलियन ने अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर के तौर पे अपने आप का रोल सामने लेके आया. ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज. और वो कई लॉज लेके आया, जैसे सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो था
कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, और उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। वेट और मेजर का मतलब होता है जो तराजू में जो वेट और मेजर होते हैं उसे बोलते हैं वेट और मेजर, और ये डेसिमल सिस्टम के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रोवाइड किया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, और कई लोगों ने नेपोलियन को एज ए लिबरेटर मतलब होता है दूसरों से छुटकारा दिलाना, लिबरेट करना, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, और जिसने लोगों को फ्रीडम दिलाई थी। बट soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force, मगर जल्दी ही जो नेपोलियनिक आर्मीज थी उसको कई लोगों ने ऐसा देखा जैसे कि वो एक इन्वेडिंग फोर्स है, मतलब दूसरों पे वो आक्रमण करना चाहते हैं। He finally defeated at Waterloo in 1815, और वो फाइनली वाटरलू के वॉर में defeated हो गया in 1815, and many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of the European had an impact on people long after Napoleon had left। और जो भी उसने मेजर, जो आइडियाज थे लिबर्टी के, और जो उसने मॉडर्न लॉज इंट्रोड्यूस किए थे यूरोप के दूसरे पार्ट्स के लिए भी, वो लोगों के में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाला। जब वो चला गया तब भी उसने लोगों के में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो लिबर्टीज के आइडियाज थे और डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विरासत थे। These spread from फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ये फ्रांस से दूसरे यूरोप के पार्ट में स्प्रेड किया ड्यूरिंग द 19th century, where feudal system were abolished, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। कोलोनाइज पीपल रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम, और जो कोलोनाइज पीपल थे उन्होंने फ्रीडम के आइडिया पे फिर रिवर्क किया। फ्रॉम द बॉन्डेज, किससे? बॉन्डेज से, स्लेवरी से, इनटू देयर मूवमेंट, और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया टू क्रिएट ए सॉवरन नेशन स्टेट। और इस मूवमेंट, स्लेवरी के मूवमेंट से लोगों को हटा के एक सॉवरिन मतलब एक फ्री नेशन स्टेट में उनको लोगों को लेके आए। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल। टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय एक ऐसे एग्जाम्पल्स है उन इंडिविजुअल्स के हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम ए रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जो कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडियाज रेस्पॉन्ड जो आए हैं उसके वो दो अच्छे एग्जाम्पल हैं। नाउ द चैप्टर has been completed. The chapter is over, and I will give some question and that you do in your notebook.